अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां दाऊद एडवोकेट और आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक की तरफ से रावलपिंडी और इस्लामाबाद को धरना देकर और रास्तों में रुकावटें खड़ी करके जो बंद किया गया है उस मौजू के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही अहम है कि ये वही जमात है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, और जिस फ़ैसले को बुनियाद बनाकर उनके ख़िलाफ़ मुबैना तौर के ऊपर कार्रवाई शुरू की और टारगेट किया गया। लेकिन आज ये फ़ैसला बिल्कुल याद आ रहा है, क्योंकि आज फिर से वही तहरीक लब्बैक है, वही उसके कायदीन हैं और वही उनका स्टाइल है जिसको अपना कर इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है उनके शहरियों की ज़िंदगियों को, जानो माल को और उनके आइनी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। लेकिन रियासत जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार जो है वो अदा कर रही है। गो के रियासत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि उन्होंने बहुत कोशिश की फैज़ाबाद फैज़ाबाद तक पहुँचने से रोकने के लिए तहरीक लब्बैक को, लेकिन ये कैसी कोशिश थी कि उनको तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल आए, रैलियों की शक्ल में चलते रहे और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक पहुंच भी गए और पता नहीं उनको किस तरीके से रोका गया। इसी जमात के बारे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथी जज की तरफ से 2 रुकनी बेंच की तरफ से फ़ैसला दिया गया था। अगर उस फैसले के ऊपर अमल दरामद कर लिया जाता तो आज ये नौबत जो है वो शायद ना पेश आती, क्योंकि वो फ़ैसला बिल्कुल वाज़ेह था और इसी तरह की जो वायलेंस है इसकी बाबत था कि ये वायलेंस क्यों की गई, क्यों करवाई गई, किन्होंने सपोर्ट किया और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई जो है वो की गई। मुझे चूँकि आज फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के साथ हमदर्दी पैदा हो रही थी, तो मैंने दोबारा से आज इस पूरे फ़ैसले को रिकॉल किया और मैं चाहता हूँ कि आप ये फ़ैसला दोबारा से सुने। इस फ़ैसले में तहरीक लब्बैक के बारे में और उनके हमायतियों के बारे में क्या अहकाम जारी किए गए थे वो आपकी गोश गुजार करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये फ़ैसला जो है 6 फरवरी 2019 को आया था और आज जो है वो नवंबर 2020 जा रहा है, यानी कि तकरीबन 1.5 साल के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाता तो आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अवाम को ये दोबारा सूरत हाल देखना ना पड़ती। अभी तक जो इतलात हैं वो तो ये हैं कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर तहरीक लब्बैक के कारकुनों के दरमियान और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, पुलिस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके दरमियान काफ़ी जो है वो हंगामे हुए हैं। काफ़ी रियासत के एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। तहरीक लब्बैक का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो है वो फ़्रांस के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म करे, सफ़ारती ताल्लुकात, अपना सफ़ीर भी वहाँ से वापस बुलाए, उनकी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए और उसके साथ साथ जो है वो उनके सफ़ीर को भी पाकिस्तान से निकाला जाए। खैर ये तो अब देखा जाएगा कि जिन लोगों ने तहरीक लब्बैक बनाई थी और फिर उसको दूध पिलाया था वो अब अपनी तहरीक लब्बैक से किस तरह से निपटते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरफ चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में सबसे पहले जो ऑपरेटिव पार्ट था, जो अहकामात जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 16 अहकामात थे, वो मैं आपको 1 बाय 1 ज़िक्र करता हूँ। पहला हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस में ये दिया था कि ये बात दुरुस्त है कि हर एक को आइन और कानून के तहत अपनी सियासी जमात बनाने का इख्तियार हासिल है। दूसरा हुक्म ये था कि किसी भी सियासी जमात को पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का हक़ हासिल है, लेकिन ये हक़ वहाँ पर ख़त्म हो जाता है जहाँ पर किसी भी दूसरी शहरी के बुनियादी आइनी हकूक़ शुरू होते हैं, यानी कि सड़कें इस्तेमाल करने का राइट टू ट्रैवल जो है वो जहाँ पर किसी शहरी का शुरू होगा तो वहाँ पर उस सियासी जमात का एहतजाज करने का हक़, सड़क ब्लॉक करने का हक़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जिस तरीके से तहरीक लब्बैक कर रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के 3 नंबर ऑपरेटिंग पार्ट में कहा था कि जो लोग सड़कों को बंद करके अमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस हैं और उन्होंने आइनी हकूक़ को मुतासर किया है, उनके ख़िलाफ़ रियासत जो है वो कार्रवाई करे। ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर में अहकाम जारी किए गए थे। अगर उस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया गया होता तो आज ये नौबत ना देखनी पड़ती, लेकिन बदकिस्मती से फ़ैसला देने वाले जज के ख़िलाफ़ सारे जो हैं वो हाथ धोकर
पीछे पड़ गए, लेकिन जो जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थे वो आज फिर मेरी और आपकी ज़िंदगियों को जाम करके रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो चौथा हुक्म जारी किया था वो बहुत ही अहम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो हर उस सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करे जो इलेक्शंस एक्ट 2017 के मैंडेट के ऊपर पूरा नहीं उतरती और जो दूसरे इलेक्शन कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करती है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म ये वाला जारी किया था? इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ये बताया था कि जो तहरीक लब्बैक है वो 25 मई 2017 को रजिस्टर हुई थी और उस की रजिस्ट्रेशन करवाने वाला शख्स जो है वो दुबई का रिहायशी था और उसके पास पाकिस्तान का नाइकोब कार्ड भी बना हुआ था, यानी कि वो पाकिस्तान भी आ जा सकता था। लेकिन आज तक 6 फरवरी 2019 तक इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम बार बार कहते रहे, तहरीक लब्बैक ने हमें अपने जो पार्टी के ज़राए आमदन हैं वो नहीं बताए। और चूंकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि चूंकि इलेक्शन लॉज जो हैं वो बड़े कॉस्मेटिक किस्म के हैं, लिहाजा हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और ईसीपी को कहा कि आपके पास वाज़िया जो पावर्स हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर वो मौजूद हैं, लिहाजा कोई भी सियासी जमात जो इलेक्शन कवानीन को वायलेट करती है उसके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपना 5वां ऑपरेटिव पार्ट के अंदर जो डायरेक्शन जारी की थी वो ये थी कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने ज़राए आमदन बताने की पाबंद हैं। 6ठी डायरेक्शन ये थी कि रियासत जो है उसको गैर जानबदार रहना चाहिए और शफाफ तरीके से रहना चाहिए और जो कानून है वो हुकूमत और अदारों में मौजूद लोग और उनसे बाहर लोगों के ऊपर भी लागू होता है। इसके अलावा 7वां हुक्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में माजी यानी कि 12 मई 2007 जब पाकिस्तान के ऊपर डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और अदलिया की तहरीक चल रही थी तो कराची के अंदर वकला को और शहरियों को कत्ल किया गया, उसकी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने उसका हवाला देते हुए लिखा है कि जब रियासत हुकूमत के अंदर मौजूद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो जाए जो 12 मई 2007 को शहरियों को कत्ल करने और इक़दाम कत्ल में मुलव्वस थे तो फिर दूसरों को भी जलाओ घराव करने का हौसला मिलता है, यानी कि तहरीक लब्बैक की मिसाल दे रहे थे 2019 में। चूँकि MQM के ऊपर वाज़ेह तौर के ऊपर इल्ज़ाम था और आज MQM जो है वो मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है, ये सुप्रीम कोर्ट का रेफ़र करने का मामला था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं डायरेक्शन ये दी थी कि जो शख्स कोई फतवा जारी करता है जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है तो उसके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत और पिका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। 9वां सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस में ये अहकाम जारी किए थे कि जिन न्यूज़ चैनल्स ने शरअंगेज़ी की और नफ़रत अंगेज़ी को हवा देने के लिए उनकी तशहीर की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस में इसलिए जारी की थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के तलब करने के ऊपर ISI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और ये कहा था कि 92 चैनल जो है वो उसने खुले आम जो है वो तहरीक लब्बैक के जो मुश्तिल मुजाहिरीन थे उनको प्रवोक किया, उनकी तकरीरें चलाईं और उनको माली मुआवना जो है वो भी मुबैना तौर के ऊपर फराहम की। इसके बाद 9वां सुप्रीम कोर्ट ने 10वां सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया था फैज़ाबाद धरना केस में वो केबल ऑपरेटर्स के लाइसेंसेस से मुतल्लक था कि उन्होंने अगर दबाव में आकर किसी ब्रॉडकास्टर की नशरियात रोकी हैं या नहीं रोकी। और इसके अलावा 11वां हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस में जारी किया था आज खुद नोटिस केस में वो ये था कि जिन अफराद ने इलेक्ट्रॉनिक तरीका इस्तेमाल करते हुए इश्तियाल अंगेज़ी के पैगामात फैलाए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में लिखा है रेफ़र करते हुए कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास ISI की ही रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि शेख रशीद जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वज़ीर हैं, एजाज़ुल हक तहरीक इंसाफ उलमा विंग इस्लामाबाद और शेख हमीद थे पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस जो हैं इश्तियाल अंगेज़ी पर मबनी फैलाए। सुप्रीम कोर्ट का ये 11वां हुक्म उनके बारे में था, लेकिन इन अहकामात के ऊपर चूँकि अमल दरामद नहीं किया गया, आज फिर वही तहरीक लब्बैक जो है
वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को चोक करके बैठी हुई है। 12वां हुक्म और 13वां हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट का खुफिया एजेंसियों से मुतल्लक था, ISI, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस के मैंडेट से मुतल्लक था, और 14वीं डायरेक्शन जो है इन्हीं खुफिया एजेंसियों के लिए कानून साजी से मुतल्लक थी। और उसके अलावा 15वां हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करते हुए लिखा था कि आर्म फोर्सेस के जो तमाम मेंबरान हैं वो किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते और किसी भी ग्रुप, जमात या इनफरादी तौर पे किसी बंदे को जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के ज़रिए अहकाम जारी किए थे कि जो आर्म फोर्सेस के अफसरान अपने हलफ की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की रेफ़र कर रही थी। इसी फैसले में लिखा हुआ है कि जिन्होंने तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे उनके अंदर हज़ार रुपए जो हैं वो बांटे थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों को हदायत की थी कि जलसे और जुलूसों को कंट्रोल करने के लिए SOPs जो हैं वो बनाए जाएँ। लेकिन बदकिस्मती देखें कि रियासत ने 1.5-2 साल गुजरने के बावजूद फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, और उस अमल दरामद ना करने की वजह से आज पाकिस्तान को फिर उसी सूरत हाल का सामना है जो पाकिस्तान को 2019 में था, जब फैज़ाबाद धरना देकर पूरे दोनों शहरों को आने जाने वाले रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। आज भी आप देखें कि इस्लामाबाद जो है वो चौक हुआ पड़ा है, पिंडी जो है वो चौक हुआ पड़ा है। ये लोग वहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं, ना इनको कोई रोकने वाला है, ना इनको इनकी रैली निकलने से के दौरान किसी ने इनको रोकने की कोशिश की। हुकूमत ये ड्रामा तो ज़रूर कर रही है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कैसी कोशिश थी कि इसके बावजूद लोग जो हैं वो 500-700 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँच गए और आप खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहे हैं। अब बहुत सारे सवालात जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर उठ रहे हैं। हम इस बाबत जा ही नहीं सकते कि क्या ऐसी कोई भी सियासी जमात, कोई भी मजहबी जमात जो है वो किसी मामले के ऊपर धरना देकर बैठ जाएगी तो क्या उसकी बात मान ली जाएगी? अगर आपने आज ये प्रेसिडेंट सेट कर दी तो कल को फिर मैं और अपने साथ 10-12 हज़ार लोग और इकट्ठे करके चला जाऊंगा और आपसे अपनी मर्ज़ी की बात मनवा लूँगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़्रांस की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं वो ना सिर्फ मुसलमानों की दिलदारी का बायस है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो मजरू करने के मुतरादिफ हैं। लेकिन मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी आशिक़ रसूल हूँ, लेकिन मैं इस बाबत कतन ये सोच नहीं रखता या ये कोशिश नहीं करता, ना मुझे कोई कानून, ना मेरा ये मज़हब जो है इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी मजहबी जज्बात की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपनी रियासत को जो है वो टेक ओवर करने की कोशिश करूं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फ़ैसले में इस बात का जिक्र किया है कि इस्लाम का पर्सपेक्टिव जो है और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है, और इस्लाम के अंदर कानून की खिलाफवर्जी करने वाले और सड़कें बंद करने वालों के बारे में क्या अहकामात दिए गए हैं। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने तहरीक लब्बैक के मौजूदा धरने के बारे में एहतसाब अदालत में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की। मैं वो गुफ्तगू आपको आखिर में सुनवाता भी हूँ। बहरहाल मैं बता देता हूँ, उनसे जब पूछा गया सहाफ़ियों ने कि आज फिर फैज़ाबाद जो है वो बंद कर दिया गया है और तहरीक लब्बैक धरना दे रही है, तो शाहिद खान अब्बासी का जवाब था कि धरना करने वाले लोग भी वही हैं और धरना करवाने वाले भी लोग वही हैं, कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो रियासत को है वो उनके लिए मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला जो है वो एक रहनुमा किस्म का असूल है। काजी फ़ाइज़ ईसा केस के फ़ैसले के ऊपर अगर अमल दरामद किया जाए, फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए, तो ना सिर्फ इस तरह के एहतजाज जो हैं और जलसे जुलूस धरने जो हैं उनसे रोका जा सकता है, बल्कि रियासत के जो बाकी अवाम हैं उनके आइनी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जा सकता है। और आज फिर ये धरना हो रहा है दोबारा रास्ते बंद। 3 साल का फर्क है। मेरा क्या कसूर है? नहीं सर, वैसे होना चाहिए, धरना खत्म होना चाहिए। जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी उस वक्त खत्म करवाया था। समझते हैं करने वाली भी वही है, करवाने वाली भी वही है, कोई तब्दीली नहीं आई।